अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के आज हम बड़े ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज़ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंतहाई ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है। इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज भी थोड़ा सा इसको आप कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर हमने जो डिस्कशन करनी है वो कंकरेंट प्रोसेसेस की करनी है, या आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक शेयर्ड मेमोरी है या एक ऐसी मेमोरी है जिसको एक या दो या तीन या चार प्रोसेसेस ने एक ही वक्त में एक्सेस करना चाह रहे हैं वो, और उनकी एक्सेस को हमने सीरियलाइज करना है बेसिकली। तो इसी चीज़ को हम सिंक्रोनाइजेशन का नाम देते हैं। जैसा कि आपको इस टाइटल से नज़र आ रहा है, concurrent access to shared data may result in data inconsistency। होता क्या है कि अगर हमारे पास एक शेयर्ड डेटा है, ये आप कह लें कि ये हमारे पास एक बफर एरिया है, इसको प्रोसेस P1 भी एक्सेस कर रहा है, इसको प्रोसेस P2 भी एक्सेस कर रहा है या कर सकता है। एक ही वक्त में अगर ये भी इस डेटा को जो इसके अंदर पड़ा हुआ है, वट एवर द वैल्यू इज, अगर एक ही वक्त में ये इसको अपडेट करता है, एक ही वक्त में ये इस सेम डेटा को अपडेट करता है, उससे क्या आ सकता है, उसमें इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। डेटा हमारा गलत हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, अनरिलायबल हो सकता है। सो वी डोंट वांट टू बिकम आवर डेटा इनकंसिस्टेंट। इसके लिए जो हमने पहली बात अभी की है कि कंकरेंट एक्सेस अगर दी जाती है किसी भी शेयर्ड डेटा को, ये शेयर्ड मेमोरी भी हो सकती है। बेसिकली शेयर्ड मेमोरी या शेयर्ड डेटा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर शेयर्ड मेमोरी है तो बेसिकली उसके अंदर क्या पड़ा होगा, कोई डेटा ही पड़ा होगा। और अगर उसको कंकरेंट एक्सेस दी जाती है तो डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। Maintaining data consistency requires mechanism to ensure that cooperating processes access data, shared data sequentially। तो डेटा की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम कोई ऐसा मैकेनिज्म डिस्क्राइब करें, इंश्योर करें, जिससे जो कोऑपरेटिंग प्रोसेस है, वो प्रोसेसेस हैं, वो डेटा को सीक्वेंशियली एक्सेस करें। यहाँ पर आपको एक बाउंडेड बफर प्रॉब्लम की एक एग्जांपल नज़र आ रही है। ये एक एग्जांपल ऐसी है जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं जब हमने कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के बारे में बात की थी। तो चूंकि हमने वहाँ पर भी ये जिक्र किया था कि ये जो बाउंडेड बफर प्रॉब्लम है, इसको हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये प्रॉब्लम था क्या, इसको ज़रा डिस्क्राइब कर दूं मैं दोबारा। इसमें हमने डिस्कशन ये की थी कि हमारे पास एक बाउंडेड बफर है। इस बफर को हम बाउंडेड बफर क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इस बफर का एक फिक्स साइज है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाउंडेड बफर। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक एरे है, उसका साइज 10 है, या एक एरे है जिसका साइज 20 है, तो मैंने यहाँ पर बाउंडेड बफर का साइज 10 डिस्क्राइब किया हुआ है कि इसका साइज क्या है, 10 है। अच्छा, उसके बाद अब मैंने करना क्या है उस बाउंडेड बफर के साथ। मिसाल के तौर पर मैं इसको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर दूं कि ये मेरे पास एक बाउंडेड बफर है जिसका साइज 10 है, मींस कि इसमें 10 एलिमेंट्स आ सकते हैं। अब यहाँ पर दो तरह के प्रोसेसेस हैं। एक है प्रोड्यूसर प्रोसेस, और एक है कंज्यूमर प्रोसेस।
अच्छा, प्रोड्यूसर प्रोसेस क्या करेगा? प्रोड्यूसर प्रोसेस जो है वो इस शेयर्ड मेमोरी में, जो जिसको ये प्रोड्यूसर प्रोसेस भी एक्सेस कर सकता है, इसमें जिसका साइज 0 से 9 यानी कि 10 इसका साइज है, इसमें कोई डेटा जो है वो स्टोर करना चाहता है। यानी कि प्रोड्यूसर प्रोसेस क्या करेगा? कोई आइटम प्रोड्यूस करेगा, वो यहाँ पे रखेगा, उसके बाद नेक्स्ट आइटम को वो यहाँ रखेगा, नेक्स्ट आइटम को वो यहाँ रखेगा, नेक्स्ट आइटम को वो यहाँ, एंड सो ऑन। और हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ये लगाना चाह रहे हैं कि अगर ये बफर फुल है ऑलरेडी, इसमें कुछ स्पेस नहीं, तो प्रोड्यूसर प्रोसेस कोई भी आइटम प्रोड्यूस करके इस बाउंडेड बफर के अंदर स्टोर ना कर सके। अगर स्पेस होगी तो वो प्रोड्यूसर प्रोसेस इस बाउंडेड बफर पे कोई वैल्यू स्टोर कर सकेगा। अच्छा, इसी चीज को हम सिंक्रोनाइजेशन कह रहे हैं। अच्छा, कंज्यूमर प्रोसेस के लिए क्या कंडीशन है? कंज्यूमर प्रोसेस के लिए कंडीशन है, अच्छा इसने करना क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं कि कंज्यूमर प्रोसेस ने करना क्या है। Consumer process want to consume an item from the bounded buffer, कि इसने कोई आइटम को कंज्यूम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, प्रोड्यूसर ने एक आइटम प्रोड्यूस करके यहाँ पे रखी, कंज्यूमर ने इस आइटम को यहाँ से कंज्यूम कर लिया। प्रोड्यूसर ने यहाँ पर एक आइटम को प्रोड्यूस करके स्टोर किया, अगेन कंज्यूमर ने इसको यहाँ से कंज्यूम कर लिया। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि अगर ये बफर एम्प्टी है, इसमें कोई भी आइटम मौजूद नहीं, कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं जिसको कंज्यूमर प्रोसेस कंज्यूम कर सके, तो इट हैज टू वेट until unless producer produce an item and place it in the bounded buffer, then the consumer will be able to consume some item from the bounded buffer. तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रोसेस का। इसको हमने सीरियलाइज करना है, सिंक्रोनाइज करना है। अच्छा, इसमें हमने अब किया क्या गया है, हमारे हमारे पास बफर साइज नाम की एक array होगी, जिसका साइज हमने 10 दे दिया है। अच्छा, इसमें क्या मौजूद है? कोई आइटम्स मौजूद हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो तीन तरह की वेरिएबल्स हैं, एक इन वेरिएबल है, एक आउट वेरिएबल है, और एक काउंटर वेरिएबल है। अच्छा, ये तीनों वेरिएबल्स करेंगे क्या? लेकिन ये तो हम जरा भी देख लेते हैं। लेकिन सब की इनिशियल वैल्यू जीरो होंगी। इन तीनों की इनिशियल वैल्यूज क्या होंगी? जीरो होंगी। इनको कहीं पे जरा नोट कर लीजिएगा कि इनकी इनिशियल वैल्यूज क्या है। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट, जरा अगली स्लाइड पे तो देखते हैं कि प्रोड्यूसर प्रोसेस के लिए कोड किस तरीके से काम करेगा। हम यहां पर कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर प्रोसेस ने कोई आइटम प्रोड्यूस करनी है, नेक्स्ट आइटम प्रोड्यूस करनी है, तो उसने सबसे पहले एक वाइल लूप की मदद से एक कंडीशन चेक करनी है। और वो कंडीशन क्या है कि अगर वाइल में हम ये देख रहे हैं कि अगर काउंटर की वैल्यू बफर साइज के बराबर है, तो आगे हमने ये सेमीकोलन साइन लगा दिया है। इसका मतलब है डू नथिंग, यानी कि स्पिनिंग इन ए वाइल लूप, कि वाइल लूप के अंदर ही ये घूमता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। क्योंकि हमने कोई यहाँ पर कंट्रोल तो लगाया नहीं है कि भाई इसमें अगर कंडीशन ट्रू है तो हमने नेक्स्ट वैल्यू या नेक्स्ट आइटम कौन सी प्रोड्यूस करनी है। तो इस सेमीकोलन का मतलब यहाँ पर ये है स्पिनिंग इन ए वाइल लूप विदाउट एनी कंजप्शन या विदाउट एनी प्रोडक्शन। अच्छा, ये कंडीशन जरा गौर कीजिएगा, ये ट्रू कब होगी? यहाँ पर मैं दोबारा आपके सामने एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डायग्राम देखी थी। हम अस्यूम कर रहे हैं कि इस बफर का साइज कितना है? 10 साइज है इसका। अच्छा, अब काउंटर को हमने अभी प्रीवियस स्लाइड पे इनिशियलाइज किया है। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ बता रहा हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए कि ये कोड वर्क कैसे कर रहा है। काउंटर को हमने इनिशियलाइज किसके साथ किया था? प्रीवियस स्लाइड में जीरो के साथ। मैंने आपको बताया था कि काउंटर की वैल्यू भी जीरो है, इनकी वैल्यू भी जीरो है, और आउट की वैल्यू भी जीरो है। सो जब काउंटर की वैल्यू जीरो होगी, अब अस्यूम करें कि ये बफर सारी एम्प्टी है।
जब ये बफर एम्प्टी है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इन की वैल्यू होगी वो डेफिनेटली हमने इन को कहां से इनिशियलाइज किया है, इन को हमने जीरो से इनिशियलाइज किया है। अब यहाँ पर इन वेरिएबल हमारा यूज हो रहा है। अच्छा, अब मुझे ये बताना है आपने कि बफर साइज कितना है। हमने प्रीवियस स्लाइड में बफर साइज डिस्क्राइब किया है 10। अगर काउंटर की वैल्यू जो कि इनिशियली जीरो है, जब इसका कंपैरिजन डबल इक्वल, कंपैरिजन के लिए हम डबल इक्वल यूज कर रहे हैं, बफर साइज यानी कि 10 के साथ होगा। नाउ द कंडीशन इज फॉल्स। मैंने ये कहा था कि ये कंडीशन अगर ट्रू रहेगी तो ये स्पिनिंग इन ए व्हाइल लूप होगा, यानी कि ये यहीं पर स्पिन करता रहेगा। लेकिन चूंकि काउंटर की वैल्यू जीरो है, मींस के हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि अभी ये बफर सारी एम्प्टी है। तो क्या ये बफर अगर एम्प्टी है तो हम कोई आइटम प्रोड्यूस कर सकते हैं? द आंसर इज यस, श्योरली वी वांट टू प्रोड्यूस सम आइटम। अच्छा, वो आइटम प्रोड्यूस करेंगे कहां पे? डेफिनेटली वो पहली ये वाली पोजीशन होंगी जहां पर हम आइटम को प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम इसका इंडेक्स जीरो कह देते हैं तो जरा गौर कीजिएगा ये सारा कोड कैसे वर्क कर रहा है और किस तरीके से पहली आइटम यहां पर जीरो इंडेक्स पे प्रोड्यूस होगी। जरा बड़ी तवज्जो के साथ कि काउंटर की वैल्यू जीरो, बफर साइज 10, जीरो इज डबल इक्वल टू 10, कंडीशन इज फॉल्स। हम आ जाएंगे इस वाली स्टेटमेंट की जानब। अच्छा, यहां पर वो कह रहा है बफर इन, व्हाट इज इन? द वैल्यू ऑफ इन इज जीरो इनिशियली। प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने इसको क्या कहा हुआ है? इनकी वैल्यू क्या रखी थी? हमने जीरो रखी थी। इसका मतलब है बफर एरे का नाम है, इन उसकी वैल्यू यानी कि जीरो, यानी कि इस पूरी बफर के जीरो इंडेक्स में क्या स्टोर होगा? नेक्स्ट प्रोड्यूस्ड आइटम। जो भी वो आइटम है वो कहां पर चले जाएगी? वो उस बफर के जीरो इंडेक्स पे चले जाएगी। अच्छा, यहां तक उम्मीद है कि ये स्टेटमेंट समझ में आ चुकी होगी। यानी कि जब ये कंडीशन फॉल्स हुई, कंट्रोल नेक्स्ट पे आया, नेक्स्ट आइटम बफर जीरो पे प्रोड्यूस हुई। अब अगली स्टेटमेंट क्या कह रही है? अब मैं इस स्टेटमेंट की जानब आ रहा हूं। कलर को मैं चेंज करूंगा ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेहतर तौर पर इसकी डेवलप हो जाए। सो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ये वाली स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट अब क्या कह रही है? आइटम तो हमने प्रोड्यूस कर दिया, अब हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि जो इन की वैल्यू पहले जीरो थी, अब इन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करे? वो वन को रिप्रेजेंट करे, यानी कि इन की वैल्यू वन हो जाए। मींस कि जो भी नेक्स्ट आइटम प्रोड्यूस हो वो बफर के वन इंडेक्स में प्रोड्यूस हो। होपफुली ये बात आप समझ चुके होंगे, ये जस्ट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एरे पढ़ के आए हैं प्रीवियसली, और एरेज के अंदर आपको पता है किस तरीके से हम फिलिंग करते हैं और इसकी प्रिंटिंग करते हैं। तो हुआ ये यहाँ पर कि जैसे ही हमने नेक्स्ट आइटम प्रोड्यूस की, हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आए और हमने एक यहाँ पर स्टेटमेंट जो लिखी वो क्या है? इन इक्वल टू इन प्लस वन मॉड ऑपरेशन। ये परसेंटेज किस लिए यूज हो रहा है? ये मॉड ऑपरेशन के लिए यूज हो रहा है। अच्छा, मैं वन बाई वन वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये होगा क्या। अच्छा, इनिशियली इन की वैल्यू क्या थी? जीरो। अभी अब इन की वैल्यू चेंज नहीं हुई, इन अभी जीरो पे था, आइटम प्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन इन की वैल्यू जीरो है। अब हमने इनको वन पे लेके ना, तो तवज्जो के साथ देखिएगा इन वन पे कैसे आएगा। जीरो प्लस वन, जब ये जीरो प्लस वन करेंगे तो जीरो प्लस वन जो होगा तो ये क्या बन जाएगा? ये वन बन जाएगा। तो वन मॉड ऑपरेशन, ये परसेंटेज किस लिए यूज होता है? मॉड ऑपरेशन के लिए। वन मॉड 10, बफर साइज क्या है? 10। जब हम वन मॉड 10 करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? जी, क्या रिमाइंडर आना चाहिए इसका? डेफिनेटली वन। यानी कि इसकी आउटपुट क्या आएगी? वन। वो स्टोर हो जाएगी इन के अंदर, यानी कि जो इन की वैल्यू पहले जीरो थी अब इनकी वैल्यू हो गई वन। अच्छा, इसके साथ हमने काउंटर को भी प्लस प्लस कर दिया। याद रखिएगा काउंटर की वैल्यू क्या थी? हमारे पास जीरो थी, और हमने प्लस प्लस करने के बाद काउंटर की वैल्यू को वन कर दिया। आप शायद सोच रहे होंगे इसका फायदा क्या है। देखिए, हमने पहली आइटम को प्रोड्यूस किया, वो यहां पर प्लेस किया, फिर दूसरी आइटम प्रोड्यूस करेंगे वो यहां पर प्लेस होगी, और काउंटर की वैल्यू हर स्टेप में
बढ़ती जाएगी, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, इसमें जो आइटम प्रोड्यूस होंगी ना वो n-1 होगी, यानी कि जितना साइज है उससे एक कम प्रोड्यूस होगी। वो क्यों, मैं अभी बताता हूँ आपको। अच्छा, तो इसमें जब काउंटर प्लस प्लस हुआ तो ये हमने अब अगली आइट्रेशन पे गए, और जब हम इसकी अगली आइट्रेशन पे गए तो काउंटर चूंकि 1 हो चुका है, तो 1 इज डबल इक्वल टू बफर साइज 10 है, और काउंटर की वैल्यू 1 हो चुकी। मैं इसको जरा रेज कर दूं, मैं अगली आइट्रेशन पे जा रहा हूं। तो काउंटर, अब अगली आइट्रेशन में काउंटर की वैल्यू 1 हो चुकी है और बफर साइज 10 है, कंडीशन अगेन फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास ये जो अरे है, अब क्या होगा, डेफिनेटली इसका साइज 10 है हमारे पास। तो हम कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में दोबारा आ जाएंगे इस वाले पोर्शन में, और दोबारा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोड्यूस करेंगे। अब कहां पर प्रोड्यूस करेंगे, बफर इन में। अब देखें, इन प्रीवियस आइट्रेशन में इनकी वैल्यू क्या हो चुकी थी, इन की वैल्यू 1 हो चुकी थी। अब जो नेक्स्ट आइटम प्रोड्यूस होगी वो 1 होगी, और उसके बाद 1 + 1 होगा, यानी कि 2। 2 मॉड ऑपरेशन 10। जी, क्या वैल्यू आएगी, जी हाँ 2। तो जो 2 होगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, एन में, इन में। इसका मतलब है अब इन रिप्रेजेंट कर रही होगी इसको। देखिए, एक बात मैंने प्रीवियस बताई थी कि हम ये चाहते हैं कि अगर ये सारी बफर फुल हो तो हम प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर प्रोसेस जो है ये कोई आइटम इसमें प्रोड्यूस ना, यानी कि अगर सारी फुल हो चुकी है तो प्रोड्यूसर प्रोसेस जो है कोई आइटम प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। अच्छा, ये होगा कब, देखिए, आइटम प्रोड्यूस हुई, काउंटर की वैल्यू प्लस प्लस हुई, काउंटर पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, करते करते जब काउंटर की वैल्यू 10 तक पहुंची, जब काउंटर की वैल्यू 10 तक पहुंची, तो जब काउंटर की वैल्यू 10 हो जाएगी, इट मींस के 10 is double equal to 10. Now here the condition is true. अब जब ये कंडीशन ट्रू हो गई है कि n की काउंटर की वैल्यू जो 10 है, बफर साइज भी 10 है, तो 10 is double equal to 10. The condition is true here. Now spinning in the while loop, यहां पर नल एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि बफर फुल हो चुकी है कि अब न्यू कोई पोजीशन अवेलेबल नहीं है जहां पर कोई आइटम प्रोड्यूस की जा सके। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन यहां पर ये है कि नेक्स्ट आइटम प्रोड्यूस कब होगी, डेफिनेटली जब इस बफर में से कुछ कंज्यूम किया जाएगा। अच्छा, अब कंज्यूम कौन करेगा, कंज्यूमर प्रोसेस, डेफिनेटली। अभी तक जो कोड देखा है हमने वो प्रोड्यूसर प्रोसेस का देखा। अब अज्यूम कर लें कि अभी कंज्यूमर प्रोसेस जो है वो काम नहीं कर रहा था, प्रोड्यूसर ने एक आइटम प्रोड्यूस की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर 9 आइटम प्रोड्यूस करने के बाद, यानी कि जब काउंटर की वैल्यू 10 हमारे पास हो गई तो कंडीशन फॉल्स हुई, कंडीशन फॉल्स होने के बाद कंडीशन सॉरी ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू होने के बाद स्पिनिंग इन ए व्हाइल लूप इसकी ये स्टार्ट होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अब कंज्यूमर का कोड देख लेते हैं कि कंज्यूमर का कोड जो है वो किस तरीके से वर्क करेगा। ले जी, अब हम कंज्यूमर के कोड की जानब आ गए। अब दोबारा हम एक अरे यहां पर ले लेते हैं, सेम हमारे पास एक अरे है। अच्छा, अब हम यहां पर ये कह रहे हैं कि अब इस अरे में से कंज्यूमर प्रोसेस ने कोई आइटम कंज्यूम करनी है, इसका साइज क्या है, 10 है। अच्छा, अगर सपोज ये करें कि ये सारी बफर एम्प्टी है, इसमें कुछ भी मौजूद नहीं, तो क्या कंज्यूमर प्रोसेस कुछ कंज्यूम कर सकेगा या करना चाहिए, अगेन द आंसर इज नो, क्योंकि ये बफर क्या है, एम्प्टी है। अच्छा, इस चीज को हम इंश्योर कैसे करेंगे कि बफर एम्प्टी है। अच्छा, अब जरा अज्यूम करें कि जो प्रोड्यूसर प्रोसेस है वो भी कंकरेंटली प्रोड्यूस करना चाह रहा है, और जो कंज्यूमर प्रोसेस है वो भी कंकरेंटली कंज्यूम करना चाह रहा है। अच्छा, अगर प्रोड्यूसर से पहले कंज्यूमर कोड चल पड़ा, देखिए प्रोड्यूसर कोड भी पहले चल सकता है, कंज्यूमर कोड भी पहले, दोनों इंडिपेंडेंट कोड है। अब मैं यहां पर मिसाल ये ले रहा हूं कि अगर प्रोड्यूसर ने अभी तक कुछ प्रोड्यूस नहीं किया था, लेकिन कंज्यूमर ने कोई आइटम कंज्यूम करनी है इसमें से,
अच्छा, अब कंज्यूमर ने कोई आइटम कंज्यूम करनी है तो क्या वो कंज्यूम कर पाएगा? नहीं। अच्छा, अगर कोई आइटम प्रोड्यूस नहीं हुई तो इसका मतलब है काउंटर की वैल्यू क्या रहेगी? जरा सोचिएगा, क्या रहेगी काउंटर की वैल्यू? इसकी वैल्यू रहेगी जीरो, बिकॉज अभी प्रोड्यूसर ने कोई आइटम प्रोड्यूस नहीं की। तो प्रीवियस कोड में क्या था कि जैसे ही प्रोड्यूसर प्रोसेस कोई आइटम प्रोड्यूस करेगा, इन अपडेट होगा और काउंटर प्लस प्लस होगा। अच्छा, अब चूंकि तो ऐसा हुआ नहीं, अब जब कंज्यूमर प्रोसेस कंज्यूम करना चाह रहा है तो यहीं पर ही कंडीशन ट्रू मिल जाएगी उसको। गौर कीजिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है? while counter double equal to zero, what is the value of counter? The value of counter is zero. Zero is double equal to zero, means there is nothing to consume in the bounded buffer, कि bounded buffer में कुछ मौजूद ही नहीं है। तो यहां पर देखिए सेमीकोलन का मतलब क्या हुआ? एम्प्टी स्टेटमेंट, कि नल स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए, एक ही वक्त में कंज्यूमर भी कंज्यूम करना चाह रहा है, एक ही वक्त में प्रोड्यूसर भी प्रोड्यूस करना चाह रहा है। फर्ज किया, अब यहां पर मैं दोनों को पैरेलल देखने लगा हूं, जरा तवज्जो के साथ। फर्ज किया कंज्यूमर यहां पर वेट कर रहा है, बिकॉज काउंटर की वैल्यू क्या है? जीरो है। इसी दौरान प्रोड्यूसर प्रोसेस ने एक आइटम यहां पर प्रोड्यूस कर दी। इनको इंक्रीमेंट करने के बाद उसने काउंटर को क्या कर दिया? काउंटर को उसने वन कर दिया। देखिए, काउंटर भी एक शेयर्ड वेरिएबल है जिसको प्रोड्यूसर भी यूज कर रहा है, कंज्यूमर भी यूज कर रहा है। इन भी शेयर्ड वेरिएबल है, आउट भी शेयर्ड वेरिएबल है, तो जो कि बाउंडेड बफर के साथ इनका ताल्लुक है। तो देखिए, जब प्रोड्यूसर ने एक आइटम प्रोड्यूस की, काउंटर को उसने प्लस प्लस किया, कंज्यूमर में ये जो स्पिनिंग इन व्हाइल लूप हो रहा था, यानी कि वेट जो हो रहा था, वो वेट खत्म हो गया। वो वेट खत्म कैसे हुआ? क्योंकि जैसे ही प्रोड्यूसर ने कोई आइटम प्रोड्यूस की तो काउंटर की वैल्यू क्या हो गई? वन हो गई। जब काउंटर की वैल्यू वन हो गई तो वन इज डबल इक्वल टू जीरो, द कंडीशन इज फॉल्स, तो हम आ गए नेक्स्ट पर। मींस के अब कोई एक आइटम प्रोड्यूस हो चुकी है यहां पर जिसको कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंगली देखिए, अब कंज्यूमर कंज्यूम करेगा कहां से? तवज्जो के साथ देखिएगा, बफर आउट से। देखिए, बफर आउट क्या है? बफर हमारे पास वो अरे का नाम है, आउट उसकी इंडेक्स वैल्यू। तो आउट को इनिशियलाइज किससे किया हुआ है हमने? जीरो से, बिल्कुल। तो बफर आउट का मतलब है इस बफर की जीरोथ इंडेक्स की वैल्यू वो क्या होगी? वो कंज्यूम होगी, नेक्स्ट कंज्यूम होगी। और जैसे ही वो कंज्यूम हो जाएगी, हम आउट को अपडेट कर देंगे। देखिए, आउट अपडेट कैसे होगा? आउट की वैल्यू क्या थी? आउट की वैल्यू इनिशियली जीरो थी। जीरो प्लस वन हुआ वन, और मॉड ऑपरेशन बफर साइज, यानी कि वन मॉड 10, इसका रिजल्ट क्या आया? रिमाइंडर जब इसका लिया गया तो वो वन आया, तो वन आउट में जाके स्टोर हो गया। यानी कि अब आउट जो जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब आउट इसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर देखें, प्रोड्यूसर ने अगर आइटम एक प्रोड्यूस कर दी है तो इन भी इसको रिप्रेजेंट करेगा, और अगर कंज्यूमर ने कोई एक आइटम कंज्यूम कर लिया तो आउट भी यहां पे आ चुका है। अब इन भी यहां पे आ चुका है और आउट भी यहां पे आ चुका है। अब चूंकि इन और आउट की वैल्यू सेम हो चुकी है, तो देखिए इसके साथ ही क्या हुआ? जैसे ही आउट अपडेट हुआ, काउंटर माइनस माइनस हो गया। इसका मतलब काउंटर की वैल्यू जो वन हुई थी ना, वो दोबारा क्या हो गई है? वो, यानी कि जो कंज्यूमर ने, जो सॉरी जो प्रोड्यूसर ने काउंटर को प्लस प्लस किया था, तो कंज्यूमर ने काउंटर को माइनस माइनस कर दिया। जब कंज्यूमर ने काउंटर को माइनस माइनस किया तो दोबारा काउंटर की वैल्यू जीरो हो गई, और जब ये जीरो हुई तो कंडीशन यहां पर फिर ट्रू हो गई, ये स्पिनिंग दोबारा स्टार्ट कर दी, बिकॉज अभी प्रोड्यूसर ने कोई आइटम प्रोड्यूस नेक्स्ट नहीं की। तो देखिएगा, जैसे ही प्रोड्यूसर नेक्स्ट आइटम प्रोड्यूस करेगा तो वो काउंटर को प्लस प्लस कर देगा, ये कंडीशन दोबारा फॉल्स हो जाएगी, नेक्स्ट आइटम कंज्यूम होगी, आउट अपडेट होगा, काउंटर माइनस माइनस हो जाएगा।
तो ये जो कोड हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर का देखा, इसको बड़ा कीनली आपने दोबारा इसकी ड्राई रन करना है, इसको देखना है। होपफुली ये जो मैंने डिटेल में डिस्कशन की है ये आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जरा हम देखते हैं कि असेंबली इंस्ट्रक्शन किस तरीके से, असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन कैसे काम करेंगी, ये काउंटर प्लस प्लस के हवाले से और काउंटर माइनस माइनस के हवाले से। तो यहां पर देखिए कि हमने मूव R1 और काउंटर किया है, यानी कि काउंटर की करंट वैल्यू को मूव किया R1 रजिस्टर में, R1 को इंक्रीमेंट किया। हम जानते हैं कि इंक्रीमेंट डायरेक्टली वेरिएबल्स को नहीं किया जा सकता, हम पहले वो वैल्यू किसी रजिस्टर में स्टोर करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं उस रजिस्टर्स की वैल्यू को, उसके बाद उसको दोबारा मूव कर देते हैं काउंटर में। तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 स्टोर हुआ R1 में, R1 इंक्रीमेंट हुआ यानी कि इसकी वैल्यू 1 हो गई, वो 1 दोबारा काउंटर में स्टोर, ये हो गया काउंटर प्लस प्लस। अच्छा, काउंटर माइनस माइनस असेंबली में कैसे हो रहा है, तो देखिएगा सबसे पहले काउंटर की वैल्यू R2 में मूव हुई, R2 को डिक्रीमेंट किया गया यानी कि -1 होगी वैल्यू, बट अब जो भी उसकी वैल्यू थी, उसके बाद उसकी वैल्यू को दोबारा काउंटर में सेव कर दिया गया यानी कि मूव कर दिया गया। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि इफ बोथ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर अटेम्प्ट्स टू अपडेट द बफर कंकरेंटली, द मशीन लैंग्वेज स्टेटमेंट मे गेट इंटरलीव्ड। कि अगर आप ये देखें कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों अपडेट करने की कोशिश करते हैं कंकरेंटली, एक ही वक्त में, तो इंटरलीविंग हो जाएगी। इंटरलीविंग का मतलब यह है कि वो स्टेटमेंट्स मिक्स अप हो जाएंगी। वो किस तरीके से, इंटरलीविंग डिपेंड्स अपॉन हाउ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रोसेसेस आर स्केड्यूल्ड। कि इंटरलिविंग किस चीज पे डिपेंड कर रही है कि उनको स्केड्यूल कैसे किया गया है, कैसे उनको यूज किया। अब मैं इसकी एक एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं, बड़ी तवज्जो के साथ देखिएगा, कि काउंटर को हमने इनिशियलाइज किया है 5 के साथ, कि काउंटर की इनिशियल वैल्यू क्या है, 5 है। अच्छा, हमने क्या किया, काउंटर की करंट वैल्यू को मूव कर दिया R1 में, यानी कि R1 की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, इंक्रीमेंट हुआ R1 यानी कि R1 6 हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ कि अभी काम कंप्लीट हुआ नहीं था, यहां पर एक सिस्टम कॉल आ गई और कंज्यूमर ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, यानी कि इंटरलीव कर दिया कंज्यूमर ने। कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर को अपना काम कंप्लीट करने से पहले ही इंटरलीव कर दिया। हम ये देख रहे हैं कि ये इंटरलीविंग का नुकसान क्या है, कि किस तरीके से हमारी वैल्यू इनकंसिस्टेंट हो रही है। तो देखिए, काउंटर की वैल्यू गई थी R1 में, काउंटर भी अपडेट नहीं हुआ था, अभी जस्ट R1 इंक्रीमेंट हुआ था। अगला स्टेप क्या था, हमने काउंटर को अपडेट करना था, लेकिन इंटरलीविंग होगी, कंज्यूमर ने सिस्टम कॉल की मदद से सीपीयू हासिल कर लिया। अच्छा, तो चूंकि अभी काउंटर अपडेट नहीं हुआ था, तो काउंटर की करंट वैल्यू क्या रहेगी, 5 ही रहेगी, तो वो किस में जाएगा, R2 में जाएगा, तो R2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और R2 को हम करेंगे डिक्रीमेंट, तो R2 जो है वो 4 को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगली स्टेटमेंट क्या थी, कि काउंटर को आपने डिक्रीमेंट करना था, सॉरी रजिस्टर को आपने डिक्रीमेंट करना था, लेकिन अभी आप उसको किया नहीं था, अभी क्या हुआ, दोबारा जो है वो इंटरलीविंग हो गई। तो सबसे पहले क्या किया कि जो R1 की वैल्यू जो थी, जो कि यहां पर 6 हो चुकी थी, वो काउंटर में मूव हो गई। तो यहां पर इस स्टेज में काउंटर क्या हो गया, 6 हो गया। लेकिन उस दौरान जब कंज्यूमर प्रोसेस था, जिसने R2 के अंदर क्या स्टोर किया हुआ था, 4 स्टोर किया हुआ था, वो उसने काउंटर में कर दिया स्टोर, यानी कि मूव कर दिया। देखें, इसने R1 ने जो वैल्यू मूव की है काउंटर में, वो 6 की है, R2 ने जो वैल्यू मूव की है वो 4 की है। चाहे 4 हो चाहे 6 हो, दोनों वैल्यू इनकंसिस्टेंट है, दोनों वैल्यू रॉन्ग है। जबकि देखिए, अगर एक वैल्यू ऐड होती है काउंटर में, प्लस प्लस होता है, तो वो 6 होता है, उस 6 में हम माइनस माइनस करते हैं तो वो 5 होता है। तो इट मींस या तो वैल्यू हमारी 5 होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर क्या हो रही है, किसी सूरत में ये 4 हो रही है, किसी सूरत में ये 6 होगी। अच्छा, 6 कब होगी, अगर प्रोड्यूसर एंड पर अपनी फिनिश करे,
अपना टास्क एंड पर फिनिश करे, बिकॉज जो लास्ट पे अपडेट करेगा ना काउंटर को, वही फाइनल वैल्यू होगी काउंटर की। इस चीज को हम कहते हैं रेस कंडीशन। अभी हम बता देखते हैं जाके रेस कंडीशन है क्या है। लेकिन इसको बड़ा तवज्जो के साथ अंडरस्टैंड कीजिएगा कि यहाँ पर इंटरलीविंग का नुकसान क्या हो रहा है कि प्रोड्यूसर प्रोसेस ने भी काम कंप्लीट नहीं किया था, कंज्यूमर ने इंटरलीविंग कर दी, कंज्यूमर का काम कंप्लीट नहीं हुआ था, अगेन प्रोड्यूसर ने इंटरलीविंग कर दी, और प्रोड्यूसर का काम जब कंप्लीट हुआ उसके बाद कंज्यूमर का काम कंप्लीट हुआ। तो चाहे कंज्यूमर लास्ट पे अपडेट करे, चाहे प्रोड्यूसर लास्ट पे अपडेट करे, इन बोथ केसेस वैल्यू काउंटर की या 6 रहेगी या 4 रहेगी। दोनों वैल्यूज इनकंसिस्टेंट है, जबकि एक्चुअल रिजल्ट 5 आना चाहिए था। इंटरलीविंग की वजह से इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हुई। अभी मैंने बताया है रेस कंडीशन के बारे में, द सिचुएशन वेयर द सेवरल प्रोसेसेस access and manipulate shared data concurrently. The final value of the data depends on which process finishes last. देखिए, मैंने अभी बताया कि रेस कंडीशन है क्या है भाई, जो लास्ट पे काउंटर को अपडेट करेगा ना, चाहे R1 इस जगह पे कर ले। देखिए, अगर मैं सारी तरतीब चेंज कर दूं, कंज्यूमर वाले स्टेटमेंट को ऊपर ले आऊं, प्रोड्यूसर को इधर ले आऊं, फिर कंज्यूमर को इधर ले आऊं, प्रोड्यूसर को इधर ले आऊं, तो उससे क्या होगा, लास्ट पे R1 अपडेट करेगा काउंटर को, तो जो फाइनल वैल्यू होगी वो 6 होगी। जब कंज्यूमर लास्ट पे अपडेट हो रहा है तो फाइनल वैल्यू क्या है, 4 है। लेकिन दोनों सूरतों में, चाहे 6 हो चाहे 4 हो, दोनों वैल्यूज क्या है, इनकंसिस्टेंट है। इस चीज को हम रेस कंडीशन का नाम देते हैं। दोबारा इसको देख लें, द सिचुएशन वेयर द सेवरल प्रोसेसेस access and manipulate shared data concurrently, the final value of the data depends on which processes finishes last। एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें हम बैंक ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। देखिए, यहां पर आपका जो शेयर्ड वेरिएबल है वो है बैलेंस। देखिए, आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो एक शेयर्ड वेरिएबल है। यहां पर दो प्रोसेसेस है, एक है डिपॉजिट, एक है विथड्रॉल। आजकल के मॉडर्न ऑनलाइन सिस्टम के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि एक ही वक्त में डिपॉजिट या एक ही वक्त में विथड्रॉल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर, आपने किसी को अपना चेक दिया कि ये मेरे अकाउंट में जाकर डिपॉजिट करवा दो। इसी दौरान बाय चांस ऐसे हुआ आपको कैश की जरूरत पड़ी, आप एटीएम मशीन पे गए, वहां पर एटीएम कार्ड को यूज किया और आपने विथड्रॉल की रिक्वेस्ट कर दी। तो हम कह रहे हैं बाय चांस अगर डिपॉजिट और विथड्रॉल एक ही वक्त में हो और इसको सिंक्रोनाइज ना किया जाए, इंटरलीविंग हो जाए यहां पर, तो नुकसान क्या होगा। देखें, डिपॉजिट के लिए जो असेंबली इंस्ट्रक्शंस है वो क्या है, मूव ए बैलेंस, यानी कि बैलेंस की जो करंट वैल्यू है उसको रजिस्टर ए में मूव कर दो। फिर जो डिपॉजिटेड अमाउंट है उसको ऐड कर दो रजिस्टर ए की करंट वैल्यू के साथ। उसके बाद जो भी ए की अपडेटेड वैल्यू है, रजिस्टर ए की अपडेटेड वैल्यू है, उसको बैलेंस में दोबारा मूव कर दो। ये स्टेटमेंट होगी डिपॉजिट की। विथड्रॉल की स्टेटमेंट क्या है कि जो बैलेंस की करंट वैल्यू है उसको बी रजिस्टर में मूव करो। उसके बाद जो विथड्रॉन करना है, जो वैल्यू विथड्रॉन करनी है उसको सब्ट्रैक्ट करो रजिस्टर बी से। उसके बाद जो भी बी की करंट वैल्यू हो उसको दोबारा अपडेट कर दो बैलेंस में। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, हम मिसाल ये ले रहे हैं कि करंट बैलेंस है 50,000, चेक डिपॉजिट होना है 10,000 का, एटीएम विथड्रॉल होनी है 5,000 की। तो देखिए, ये इंटरलिविंग की वजह से नुकसान क्या होने जा रहा है, जरा गौर कीजिएगा, तो जो के साथ देखिएगा, चेक डिपॉजिट हुआ और बैलेंस की करंट वैल्यू ए में मूव हुई। हमने कहा था बैलेंस है 50,000। अच्छा, उसके बाद जो डिपॉजिट अमाउंट होनी है वो 10,000 होनी है। तो 10,000 ऐड हो गया ए के अंदर, 10,000 क्या हो गया, ऐड ए के अंदर। तो ए की वैल्यू क्या होगी, 60। लेकिन अभी बैलेंस अपडेट नहीं हुआ था, तो इंटरलीविंग हो गई, एटीएम विथड्रॉल की रिक्वेस्ट आ गई।
चूंकि अभी बैलेंस अपडेट नहीं हुआ था तो बैलेंस की तो करंट वैल्यू 50,000 ही रहेगी, और जब ये वैल्यू 50,000 रहेगी तो उसको हमने रजिस्टर बी में मूव कर दिया। उसके बाद जो विथड्रॉन अमाउंट थी वो हमने सब्ट्रैक्ट करनी है किससे, बी से, और बी रजिस्टर 45,000 हो गया। लेकिन अभी इसने भी बैलेंस को अपडेट नहीं किया था कि इंटरलिविंग होगी, दोबारा चेक डिपॉजिट की बारी आ गई। तो हुआ ये कि ए की जो करंट वैल्यू थी यानी कि जो 60,000 थी वो बैलेंस में चली गई और बैलेंस हो गया यहां पर 60,000। लेकिन इसी दौरान जब ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो विथड्रॉल की बारी आ गई और बी की जो करंट वैल्यू थी 45,000 वो चलेगी बैलेंस के अंदर। देखिए लास्ट पे किसने फिनिश किया, विथड्रॉल प्रोसेस ने। तो बैलेंस क्या रहा एंड पर, 45,000। अब जरा गौर कीजिएगा एक्चुअली बैलेंस होना कितना चाहिए था। प्रीवियस स्लाइड पे चलता हूं। करंट बैलेंस कितना है, 50,000। डिपॉजिट कितना हुआ, 10,000। तो डिपॉजिट होने के बाद बैलेंस 60,000 में से जब 5,000 माइनस होगा तो एक्चुअल बैलेंस 55,000 होना चाहिए था। लेकिन देखिए हुआ क्या, एंड पर 45,000 हो गया। ये किस वजह से हुआ, ये इंटरलीविंग की वजह से हुआ। ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन नहीं होने की वजह से हुआ। ये हम ये नहीं कह रहे कि आजकल भी ऐसे हो रहा है, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया है। इस प्रॉब्लम के हमने अभी सॉल्यूशंस आगे जाकर देखने हैं कि इनके सॉल्यूशंस कैसे गेट किए जाते हैं और एक गुड सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनको देखा जाता है। तो हमने यहां पर ये देखा कि एटीएम विथड्रॉल जो लास्ट पे अपडेट कर रहा है बैलेंस को, वो कर रहा है बैलेंस को 45,000। लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर चेक डिपॉजिट एंड पे होता तो बैलेंस में क्या स्टोर होता, 60। ये बोथ वैल्यूज गलत हैं, बिकॉज एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी 50,000। कि भाई 50,000 में 10,000 का चेक अगर ऐड होता है 60, उसमें से 5 माइनस करते हैं तो 55 होता है। द बोथ वैल्यूज आर इनकंसिस्टेंट ड्यू टू इंटरलीविंग। तो यहां पर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन चूंकि नहीं हो रही, इंटरलीविंग हो रही है, तो हमारे डेटा या वैल्यूज जो है वो इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन क्या चीज होती है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में। वो पीस ऑफ कोड जिसको हम यूज करते हैं किसी प्रोसेस या किसी शेयर्ड डेटा या वेरिएबल को अपडेट करने के लिए। A piece of code in the cooperating processes in which the process may updates shared data or variable or database। वो पीस ऑफ कोड जिसको यूज करते हुए कोई प्रोसेस जो है वो किसी शेयर डेटा या वेरिएबल को अपडेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल सेक्शन। यानी कि एक प्रोसेस जो है जब वो किसी शेयर डेटा या वेरिएबल को अपडेट करेगा ना, वो किसी पीस ऑफ कोड को यूज करेगा, उस पीस ऑफ कोड को हम क्रिटिकल सेक्शन कह रहे हैं। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है, सीरियलाइज द एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन इन कोऑपरेटिंग प्रोसेस। हमने जो सीरियलाइज करना है कि भी हमने किस तरतीब के साथ उनकी एग्जीक्यूशन करनी है, ये बेसिकली इस चीज को हम सीरियलाइज करना कहते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, जो सॉल्यूशन है वो तीन तरह के हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन, हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सॉल्यूशन। यानी कि तीन तरह के सॉल्यूशन प्रपोज किए गए हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के। पहला है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सॉल्यूशन। अच्छा, वट एवर द सोल्यूशन विल बी, द स्ट्रक्चर ऑफ द सोल्यूशन विल बी सेम। हम यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सोल्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है या हार्डवेयर बेस्ड है, उसका स्ट्रक्चर यही रहेगा। इसी स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। यानी कि पहले हमारे सोल्यूशन का कोई एंट्री सेक्शन होगा और हम जैसे ही एंट्री सेक्शन में जाएंगे एक क्रिटिकल सेक्शन आएगा। क्रिटिकल सेक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद एग्जिट सेक्शन होगा, एग्जिट सेक्शन के बाद रिमाइंडर सेक्शन होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब कोई भी सॉल्यूशन प्रपोज किया जाएगा उस सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता, वो स्ट्रक्चर यही होगा, क्रिटिकल सेक्शन, सॉरी, एंट्री सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, एग्जिट सेक्शन एंड रिमाइंडर सेक्शन।
अच्छा, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, 3 तरह के सॉल्यूशंस हैं। अच्छा, सॉल्यूशन जो है वो हो सकते हैं 2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम या n प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है? देखिए, 2 प्रोसेस का मतलब ये है कि आपके प्रोसेसेस 2 हैं, उनको हमने सीरियलाइज करना है, तो उसको हम कहेंगे 2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। n प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं जिनको सीरियलाइज करना है, वो हमें पता नहीं है, वो 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं या 5, यानी कि n हो सकते हैं। कंडीशन क्या है गुड सॉल्यूशन के लिए? 3 कंडीशंस हैं, यानी कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो गुड सॉल्यूशन होगा। पहली कंडीशन क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये कह रहा है, इफ ए प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इट्स क्रिटिकल सेक्शन देन नो अदर प्रोसेसेस कैन बी एग्जीक्यूटिंग इन देयर क्रिटिकल सेक्शन। ये बड़ी आसान सी एक कंडीशन है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है भाई, अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक प्रोसेस 1 है, अगर प्रोसेस 1 अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, अपना पीस ऑफ कोड लिख रहा है, उस शेयर्ड डेटा या वेरिएबल को अपडेट करने के लिए अपना पीस ऑफ कोड लिख रहा है, तो हम P2 को अलाउ नहीं करेंगे कि वो भी अपना पीस ऑफ कोड लिखे उस शेयर्ड डेटा को अपडेट करने के लिए। दैट इज व्हाट इज नोन एज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। इफ ए प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इट्स क्रिटिकल सेक्शन, कि वो अपना पीस ऑफ कोड, क्रिटिकल सेक्शन क्या था? वो पीस ऑफ कोड जिसको यूज करते हुए प्रोसेस किसी शेयर डेटा या वेरिएबल को अपडेट करता है, तो उसको हम क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। तो हमने ये कहा कि अगर एक प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, देन नो अदर प्रोसेसेस आर अलाउड टू बी एग्जीक्यूटिंग इन देयर क्रिटिकल सेक्शन। कि अदर प्रोसेसेस को, P2 को, P3 को, P4 को अलाउ नहीं करना कि वो अपना क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे इस शेयर डेटा या वेरिएबल को अपडेट करने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं याद दिलाने के लिए बता चलूं कि बेसिकली जो हमारी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम है वो हमेशा उस सूरत में आता है जब 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसेस किसी एक ही शेयर्ड वेरिएबल को या मेमोरी को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उसकी अगर साइमल्टेनियस सक्सेस हो, इंटरलीविंग हो, और इंटरलीविंग का नुकसान हम देख चुके हैं, उससे जो डेटा यहां पड़ा होगा वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ये तो हुआ पहला, इसकी पहली कंडीशन हुई। मैं इसको सादा अल्फाज में कह दूं कि अगर एक प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, किसी दूसरे प्रोसेस को अलाउ नहीं करना कि वो अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करे। अच्छा, दूसरी कंडीशन, इफ नो प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, कि भी कोई भी प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, एंड सम प्रोसेसेस विशेस टू एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन, कुछ प्रोसेसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, then only those processes that are not executing in their remainder section, यानी कि ऐसे प्रोसेसेस जो अपने रिमाइंडर सेक्शन में नहीं है, कैन डिसाइड, फैसला करेंगे, विच प्रोसेस विल एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन नेक्स्ट। अच्छा, ये रिमाइंडर सेक्शन क्या है जरा इसमें देखिएगा। यहां पर ये हमने रिमाइंडर सेक्शन की बात की थी। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, लेकिन वो प्रोसेस जो रिमाइंडर सेक्शन में नहीं है, यानी कि अगर कोई एक प्रोसेस रिमाइंडर सेक्शन में है, वो ये फैसला नहीं करेगा कि नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस होगा जो क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि ऐसे प्रोसेस जो रिमाइंडर सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, दोबारा देखें, only those processes that are not executing in their remainder section can decide, फैसला करेंगे, which process will enter its critical section next, कि कौन सा प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। एंड दिस डिसीजन कैन नॉट बी पोस्टपोन्डेड इनडेफिनेटली, कि इस फैसले को गैर महदूद टाइम के लिए पोस्टपोन्ड नहीं करना, लिमिटेड टाइम में इसका फैसला करना है। ये है दूसरी कंडीशन फॉर ए गुड सॉल्यूशन। तीसरी कंडीशन हम ये कह रहे हैं, बाउंडेड वेट, ए बाउंड
must exist on the number of times that the other processes are allowed to enter their critical section. After a process has made a request to enter its critical section and before that request is granted. अच्छा, बाउंडेड वेट का मतलब क्या है? कहता भी एक बाउंड एग्जिस्ट होनी चाहिए कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स दूसरे प्रोसेसेस एंटर करेंगे अपने क्रिटिकल सेक्शन को। जब एक प्रोसेस एक रिक्वेस्ट कर देगा अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। अच्छा, बाउंडेड वेट को मैं समझाने के लिए एक बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। ये चीज समझ में आ जाएगी आपको। जब आप एक बैंक में जाते हैं कोई कैश या कोई चेक डिपॉजिट करने के लिए, आजकल के मॉडर्न बैंक्स में क्या हो रहा है कि जब आप एंटर होते हैं तो वहां पर एक ना मशीन पड़ी होती है, वहां पर आप एक बटन प्रेस करते हैं तो आपको टोकन नंबर मिल जाता है। अच्छा, वो टोकन नंबर आप देखते हैं फॉर एग्जांपल 97 है, तो आपने बेसिकली कोई ट्रांजैक्शन करनी थी, कोई डिपॉजिट करना था, यानी कि अब यहाँ पर कह रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करनी थी। अच्छा, आपने रिक्वेस्ट कर दी है कि जी मुझे क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना है, मींस के वो जो आपका अकाउंट है उसको अपडेट करना है। उसके लिए जो रिक्वेस्ट आपकी गई है, आपको टोकन नंबर मिला है 97। अच्छा, जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है वो 95 है। इसका मतलब है कि आपसे पहले कितने लोग काम करेंगे या अपने चेक डिपॉजिट करवाएंगे वो बाउंडेड होने चाहिए। यानी कि जब एक प्रोसेस ने विश कर दिया है, अपनी रिक्वायरमेंट जाहिर कर दिया है कि वो अपने क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना चाह रहा है, कितने अदर प्रोसेसेस के बाद उसकी बारी आएगी, दिस डिसीजन शुड बी बाउंडेड। इसको अब दोबारा देखते हैं। ए बाउंड मस्ट एग्जिस्ट on the number of times that the other processes are allowed to enter their critical section। कि अदर प्रोसेसेस कितनी दफा अपने क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, उसके लिए एक बाउंड होनी चाहिए। आफ्टर ए प्रोसेस हैज मेड रिक्वेस्ट टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन और बिफोर दैट रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड, और उस वक्त तक जो टाइम लिमिट है उस वक्त तक उसको वो रिक्वेस्ट अकम्प्लिश करनी चाहिए। ये तीन हमने इसके देखे हैं सॉल्यूशन के लिए कंडीशंस, के गुड सॉल्यूशन के लिए ये तीन कंडीशंस होनी चाहिए। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम देखेंगे सॉल्यूशंस क्या हैं। एक दफा इसको हम रिवाइज भी कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और हम देखेंगे कि सॉल्यूशंस और इन तीन कंडीशंस के मुताबिक क्या वो गुड सॉल्यूशंस हैं या नहीं है, तो उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन अपनी कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज।